निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पे मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंडेमिक जो हाल ही में चर्चा में है, ए किसी भी बीमारी के पेंडेमिक बनने से पूर्व की स्थिति, बी पेंडेमिक से निपटने का यूरोपीय देशों के सहक्रियात्मक प्रयास, सी इसको लक्ष्यों की जगह लक्षणों करेंगे, यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है, लक्षणों के आधार पर कोविड-19 से निपटने के लिए विश्व के अलग अलग देशों द्वारा अपनाई गई रणनीति में समन्वय लाना, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि सिंडेमिक के बारे में ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो ये सिंडेमिक है क्या, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ कि ये क्वेश्चन ही क्यों बनाया गया। ये देखिए, आज के द हिंदू की खबर है ये, प्रिपेयरिंग फॉर अ सिंडेमिक। तो ये सिंडेमिक है क्या, देखो सिंडेमिक क्या सिचुएशन होती है मैं आपको बता देता हूँ। एक ऐसी स्थिति होती है जब दो या दो से अधिक महामारी, मतलब दो या दो से अधिक जो महामारी है, एपिडेमिक है, जो क्या करती है लोगों के बीच में या जनसंख्या या आबादी पर, जनसंख्या कह लो या आबादी या पॉपुलेशन पर क्या करती है, वो बीमारी का बोझ बढ़ा देती है। बीमारी का बोझ, देखो समझाने के लिए मैं बताता हूँ। सपोज करो अभी क्या है, कोविड-19 से पूरी दुनिया परेशान है, और सपोज करो इसके साथ साथ अगर कोई एक और बीमारी आ जाए, ठीक है, सपोज करो यहाँ पे ये तो वायरल इन्फेक्शन है, मतलब वायरस जनित है ये, और साथ के साथ बैक्टीरियल भी कोई एक और डिजीज़ आ जाए, तो क्या हो गया, ये जस्ट डबल हो गए, मतलब ये सिनर्जेटिकली काम कर रहे हैं, इसलिए उसको बोला जाएगा सिंडेमिक। सिंडेमिक मतलब अब जो लोगों के ऊपर है डिजीज़ का बर्डन जस्ट क्या हो गया, डबल हो गया। तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है सिंडेमिक। तो अभी बोला जा रहा है कि अभी कोविड-19 की जो सिचुएशन बनी है कि दुनिया भर की सरकारों को WHO द्वारा बताया जा रहा है, वार्न किया जा रहा है कि वो सिंडेमिक के लिए तैयार रहे। ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस दैट कोविड-19 विल लाइकली नेवर गो अवे। हो सकता है कि कोविड-19 कभी जा ही नहीं, ठीक है, और साथ के साथ इसकी जो सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन आने की भी बात की गई है कि इसका हो सकता है कि हमें लग रहा है कि कोविड-19 पे हमारा कंट्रोल बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर हमने जरा सी भी लापरवाही दिखाई तो क्या आएगा, सेकेंड वेव आ सकती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है सिंडेमिक को। इसने बताया कि बेसिकली 1957 में जब एशियन इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक हुआ था, एशियन इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उससे पता चला कि जो ज़्यादातर मृत्यु है प्राथमिक रूप से इन्फेक्शन से नहीं हुई थी, इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन से नहीं हुई थी, बल्कि साथ में बाद में क्या हुआ, एक सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था। तो जिसके चलते क्या हुआ, मृत्यु दर एकदम से तेजी से बढ़ने लगी, मतलब वायरल प्लस बैक्टीरियल दोनों डिजीज़ का बर्डन एक साथ पड़ा। तब उस टाइम पे 1957 में काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है सिंडेमिक। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सिंडेमिक याद रहेगा। और अभी मैं ऑलरेडी आप लोगों को कई बार बोल चुका हूँ कि कोविड-19 से लापरवाही बिल्कुल मत दिखाना। आप सब स्टूडेंट्स हैं, घर पे रहो, अपने फैमिली मेम्बर्स को अवेयर रखो। अभी दिसंबर 2020 तक सिचुएशन बहुत टाइट रहने वाली है, ज़रा सी भी लापरवाही किसी के ऊपर भी एक जोखिम की सिचुएशन पैदा कर सकती है। अब चलते हैं आगे। ये देखिए, कल मेरे से काफ़ी बच्चों ने पूछा था, सर एक बार पेंडेमिक, एपिडेमिक, आउटब्रेक ये होता क्या है, ये बता दीजिए। ये इसलिए मैंने आज 3-4 स्लाइड लगाई है, थोड़ा पेशेंस से देख लेना काफ़ी चीज़ें, क्योंकि एडिटोरियल आर्टिकल समझने में काफ़ी मदद मिलेगी आपको। अब ये पूरा पेंडेमिक पे है। देखो पेंडेमिक होता क्या है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ग्लोबल डिजीज़ आउटब्रेक होता है, वैश्विक स्तर पर किसी बीमारी का प्रसार होने लगता है, और ये अफेक्ट्स है वाइड जोग्राफिकल एरिया, मतलब काफ़ी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को, मतलब जो प्राय आप मान के चलो कि वैश्विक स्तर पे पूरे विश्व को प्रभावित करती है ये।
और ये सेल्फ सस्टेनिंग लाइफ ऑफ इन्फेक्शन होती है, मतलब इसका जो संक्रमण की ना खुद की एक सेल्फ सस्टेनिंग लाइन है, ठीक है। और ये देखो क्या लिखा है, खास बात इसके में कि कैन स्प्रेड इन ए हेल्दी स्टेट विदाउट आउटसाइड असिस्टेंस, मतलब किसी बाह्य ज़रूरत नहीं है कि वो किसी कोई एक्सटर्नल उसको असिस्टेंस मिलेगी तभी वो फैलेगी, नहीं, वो विदाउट आउटसाइड असिस्टेंस के भी फैल सकती है। और देखो ह्यूमन हैव लिटिल और नो इम्यूनिटी अगेंस्ट पैंडमिक, जैसा कि आप देख रहे हो कोविड-19 में मेन प्रॉब्लम क्या है, हमारी इम्यूनिटी नहीं है, या तो बहुत कम है या है ही नहीं, तभी तो वैक्सीन के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी इम्यूनिटी होती तो ऐसे हजारों बैक्टीरिया वायरस आते हैं चले जाते हैं तो हम उनसे निपट लेते हैं, हमारी इम्यूनिटी नहीं है, यही मेन प्रॉब्लम होती है पेंडेमिक में। फिर देखिए वायरस दैट कोज पेंडेमिक, जिनके कारण पेंडेमिक होता है, जो पास्ट में जो उनको पाया गया कि वो ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनिमल इन्फ्लुएंजा वायरस, मतलब ज़्यादातर जो भी हमारे जिन वायरस के चलते पेंडेमिक हुआ है वो पास्ट का जो उनका बताया गया कि जो कहाँ से उत्पन्न हुए वो एनिमल इन्फ्लुएंजा वायरसेस से, ठीक है। सम इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक किसके जैसे लगते हैं, जो सीजनल इन्फ्लुएंजा होता है उसके जैसे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं एन इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक इज़ रेयर, मतलब कोई इन्फ्लुएंजा अगर पेंडेमिक होता है तो एक रेयर एक घटना होती है, लेकिन ये रीअकर्स पीरियडिकली, लगातार ये होती रहती है। आपने सुना होगा 1918-19 में भी क्या स्पेनिश फ्लू आया, फिर आपका ये अभी कोविड आ गया, उससे पहले भी लगातार ऐसी बीमारियाँ आती रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखो अब यहाँ बेसिक जो डिफरेंस देख लेते हैं आउटब्रेक में, एपिडेमिक में और पेंडेमिक में फ़र्क क्या होता है। देखो जब एक डिजीज़ ना अनएक्सपेक्टेडली क्या होती है, फैलने लगती है, तब उसको बोला जाता है आउटब्रेक, ठीक है। आउटब्रेक के बाद की सिचुएशन एपिडेमिक, व्हेन डिजीज़ इरप्ट्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेड लिमिट, मतलब जितना हमने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा लिमिट में वो क्या करने लगती है, फैलने लगती है, तब उसको बोला जाता है एपिडेमिक। उसके बाद की सिचुएशन देखिए क्या है, पेंडेमिक, व्हेन एपिडेमिक ग्रोज वाइड स्प्रेड, जब तेज़ी से फैलने लगती है व्यापक स्तर पे क्या, एपिडेमिक, ठीक है। और इसके अंदर जो पेशेंट्स आने लगते हैं कहाँ से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से, तब उसको बोला जाता है पेंडेमिक, मतलब अब उसका जो विस्तार है वैश्विक स्तर पे होने लगा, तब वो सिचुएशन पेंडेमिक की बनती है, ठीक है। तो एक बेसिक डिफरेंस हो गया हमारा आउटब्रेक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। देखो पूरी की पूरी जो मैंने स्लाइड तैयार की है ना बच्चों, आपकी कल रिक्वेस्ट आई थी, उसके बाद मैंने WHO की वेबसाइट पे जाके प्रॉपर इसको आपके लिए तैयार किया है, ताकि आप बहुत फाइन लाइन का आपको पता हो कि कैसे चीज़ें डेवलप हो रही है। आगे चलते हैं, अब ये देखिए पेंडेमिक और एपिडेमिक का ये अंतर क्या है। तो जो एपिडेमिक है वो रेफ़र करती है किसको, कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ ए डिजीज़ विद अ जोग्राफिकल एरिया, मतलब अगर वो किसी एक लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया तक हो और उसमें कांस्टेंट प्रेजेंस हो तो उसको बोला जाएगा एपिडेमिक, ठीक है। फिर पेंडेमिक क्या होता है, मोर पीपल देन अ एपिडेमिक, ये एपिडेमिक की तुलना में ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट करता है पेंडेमिक। अब ये देखिए पेंडेमिक इज़ ऑफन कोज्ड बाय न्यू वायरस, प्राय नए वायरस के कारण या उसमें कोई नया स्ट्रेन आया है उसके कारण होता है, ठीक है। और किसके, जो दैट हैज़ नॉट सर्कुलेटेड अमंग पीपल फ्रॉम ए लॉन्ग टाइम, मतलब पिछले काफ़ी समय से लोगों के बीच में इस तरह का ना तो कोई वायरस आया ना कोई उसका स्ट्रेन आया, तब वो सिचुएशन पेंडेमिक की क्रिएट होती है। फिर हमने देखा लिटिल और नो इम्यूनिटी होती है हमारी वायरसेस के अगेंस्ट इसमें, और ज़्यादा डेथ होती है किसमें, पेंडेमिक में, किससे, एपिडेमिक्स में, मतलब पेंडेमिक में जो डेथ है वो एपिडेमिक से ज़्यादा है, ये बात हुई। और पेंडेमिक की जो क्या है, स्प्रेड क्विकली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तभी तो इसका आर नोट देखते हैं हम, रिप्रोडक्टिव नंबर, तब उससे पता चलता है कि वो कितनी तेज़ी से वो फैल रहा है। अब ये देखिए फेज़ क्या होते हैं पेंडेमिक के, फटाफट देखते हैं। फेज़ 1 होता है, मतलब आप कैसे कोई एक बीमारी या कोई इस तरह की जो वैश्विक स्तर पर जिसने प्रभाव किया, पैदा किया, वो पेंडेमिक में कब कन्वर्ट हुई, उसके फेजेज़ है, जिसमें दिखाया गया कि फर्स्ट फेज़ में क्या होता है, जो वायरस क्या होता है केवल एनिमल्स के बीच में होता है, कोई नो ह्यूमन इन्फेक्शन होता है, मतलब इन जानवरों से वो इंसानों में नहीं आया, तो सिर्फ किस में है वो, भी जानवर में। फेज़ 2 में क्या होता है, एनिमल वायरस हैज़ कोज्ड एन इन्फेक्शन इन ह्यूमन बीइंग, इंसानों में वो संक्रमण करने लगता है फेज़ 2 में। और बेसिक लेवल ऑफ थ्रेट एज वायरस स्ट्रेन हैज़ म्यूटेटेड टू मेक द ट्रांसफ़र टू ह्यूमन। अब क्या हुआ इसमें, जो फेज़ 2 में क्या होता है बेसिक लेवल में, कि जो वायरस का स्ट्रेन होता है वो क्या कर लेने लगता है, उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था, उसमें जेनेटिक चेंजेस होने लगता है, जिससे कि वो किस में ट्रांसफ़र होने लगता है, ह्यूमन में। मतलब अभी सिर्फ जानवरों में था,
फेज़ 1 में, फेज़ 2 में वो म्यूटेट होके किस में, इंसानों में ट्रांसफ़र होने लगता है और उनको भी इन्फेक्ट करने लगता है। फेज़ 3 में क्या होता है, जो इंसानी जो दुनिया होती है उसके जो स्मॉल क्लस्टर्स को क्या करता है, ये प्रभावित करने लगता है किसी एक कम्युनिटी में, ठीक है। और जो उसका पोटेंशियल ऑफ स्प्रेड ऑफ वायरस इफ़ आउटसाइडर्स कम इनटू कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड ह्यूमंस, मतलब क्या होता है, जो आउटसाइडर्स अगर इन्फेक्टेड लोगों के कांटेक्ट में आएंगे तो वो उससे इन्फेक्ट होने लगते हैं। एट दिस पॉइंट इलनेस में बी एपिडेमिक इन दैट कम्युनिटी, मतलब ऐसी सिचुएशन में जो फेज़ 3 की सिचुएशन में है, ऐसी बीमारी को क्या हो सकती है, वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर क्या हो सकती है, वो एक एपिडेमिक हो सकता है। मतलब एपिडेमिक का जो विस्तार है और उससे होने वाली डेथ है वो पेंडेमिक की तुलना में कम होती है। पेंडेमिक का क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया भी ज़्यादा होता है और उसके साथ साथ उससे जो डेथ्स भी ज़्यादा होती है। तो अभी तक फेज़ 3 में वो हो सकता है कि वो एपिडेमिक बन जाए। फेज़ 4 में क्या होगा, ह्यूमन टू ह्यूमन एंड एनिमल टू ह्यूमन वायरस ट्रांसमिशन कॉजिंग आउटब्रेक। अब ये देखो, इंसानों से इंसान में, एनिमल से इंसान में, तो ये ट्रांसमिशन होने लगता है और जिससे आउटब्रेक का मतलब वही जो पहली स्लाइड में बताया था, अनएक्सपेक्टेड रूप से वो बढ़ने लगता है इन्फेक्शन, वो आउटब्रेक हो गया। फिर मोर कम्युनिटीज़ रिपोर्ट आउटब्रेक एंड पेंडेमिक इज़ मोर लाइकली, मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज़ में रिपोर्ट आने लगती है कि हाँ इस तरह का इन्फेक्शन, इस तरह की बीमारी फैल रही है और हो सकता है पेंडेमिक की सिचुएशन बनने लगती है, लेकिन अभी फाइनल कंक्लूजन नहीं होता। जैसा कि आपने देखा होगा दिसंबर से लगातार ये चल रही थी चर्चा, दिसंबर 2019 से चाइना में है, ठीक है, और बोला जा रहा था कि WHO इसको क्यों पेंडेमिक घोषित नहीं कर रहा है, क्योंकि वो फेज़ वाइज स्टडी करेगा, उसको देखेगा कि उसका विस्तार कितना हुआ है। जब तक वो सारे फेज़ के क्राइटेरिया को पूरा नहीं होगा वो उसको पेंडेमिक घोषित नहीं किया जाएगा। फिर फेज़ 5 जो होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, क्या होने लगता है और एटलीस्ट 2 कंट्रीज़ इन 1 WHO रीजन, मतलब WHO ने रीजन्स को डिवाइड किया हुआ है। अगर WHO के किसी एक रीजन में एटलीस्ट कम से कम 2 देशों में क्या होने लगता है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन जो मिशन होने लगता है उस वायरस का, तो वो फेज़ 5 होता है। मोस्ट कंट्रीज नॉट अफेक्टेड येट बट अ पेंडेमिक इज़ कंसिडर्ड इमिनेंट, मतलब अब तक क्या होता है कि ज़्यादातर कंट्री इफेक्ट नहीं होता, लेकिन लगने लगता है कि अब पेंडेमिक आने वाला है। सरकारें तैयार हो जाती है, सिग्नल्स दे दिए जाते हैं उनको। और फेज़ 6 में क्या होता है, ग्लोबल पेंडेमिक अंडरवे, ये पेंडेमिक की सिचुएशन है जो आज बनी हुई है हमारी कोविड-19। देखो वो फेज़ 1 से होते होते तब हम फेज़ 6 पे आए हैं, तब इसका नाम क्या पड़ा है, पेंडेमिक पड़ा है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट हेल्प पॉपुलेशन डील विद पेंडेमिक, लोगों को मदद करती है पेंडेमिक को डील करने में। कैसे, जैसे लॉकडाउन लगा दिया है दुनिया भर में, इंडिया में भी लॉकडाउन लगा, ठीक। यूजिंग प्रिवेंटिव एंड स्टॉप गैप मेजर्स, तो प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए जाते हैं क्या, सोशल डिस्टेंसिंग बोला गया ना आपको, सोशल डिस्टेंसिंग करो, हैंड सैनिटाइज करो और आँख नाक मुंह पे हाथ मत लगाओ, ठीक है, लोगों से हग मत करो, हैंडशेक मत करो। तो ये सारी क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स उठाने लगती है। तो ये फेज़ 6, तो पूरी दुनिया अभी कोविड-19 के फेज़ 6 में है, ये पेंडेमिक की सिचुएशन है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आसान भाषा में समझाने की कोशिश की, ज़्यादा टेक्निकल मैंने नहीं बनाया। पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। अब चलते हैं आगे। अब ये देखिए वायरस, देखो वायरस पे एक बेसिक क्वेश्चन जरूर आएगा यूपीएससी में, और उसकी नेचर क्या होगी कोई नहीं जानता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसका बेसिक भी एडवांस भी जहाँ से जिस तरह से लिंक करके पढ़ाया जा सके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये देखिए वायरस के ऊपर एक क्वेश्चन है, वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, वायरस को अजीवित की श्रेणी अर्थात नॉन लिविंग कैटेगरी में रखा जाता है। ध्यान से पढ़ना, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है यूपीएससी में। दूसरा, ऐसा माना जाता है कि वायरस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द विश्व से हुई है। सी, तीसरा स्टेटमेंट है, वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक इवान नोवस्की ने 1892 में की। अब आपको बताना है कि वायरस के बारे में इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। बेसिक बायोलॉजी का सवाल है, इसमें एक स्टेटमेंट बेसिक बायोलॉजी का है, ये वाला, सेकंड वाला ओरिजिन से है और थर्ड वाला भी आपका बेसिक बायोलॉजी से है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1
2 एंड 3 तीनों ही ये सही हुए। ठीक है, तो ये उत्तर डी हुआ। तो बेसिकली जो वायरस को है वो अजीवित की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ऐसा बोला जाता है जो वायरस होते हैं ये एक प्रकार के क्या होते हैं, ये केमिकल होते हैं। ठीक है, और खुद से तो क्या नहीं करते ये, इनको एक होस्ट चाहिए होता है। तो होस्ट क्या होता है, जैसे ये ह्यूमन सेल में आएंगे उसको क्या करेंगे, इन्फेक्ट करेंगे, उसको होस्ट मिल गया और उसके बाद वो क्या करने लगते हैं, वो अपने जो बहुगुणित करने लगते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं, ह्यूमन बॉडी को क्या करने लगते हैं, इन्फेक्ट करने लगते हैं। तो ठीक है, इनको नॉन लिविंग कैटेगरी में रखा गया है। ये स्टेटमेंट यूपीएससी में आ सकता है। हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि जो विषाणु होते हैं वो जीवित होते हैं, तब हमें ये लगेगा कि अच्छा भाई इतने सारी दुनिया को प्रभावित कर दे, जीवित होते होंगे तभी तो किया। ऐसा नहीं है, ये बेसिकली एक केमिकल होते हैं और इनको किसकी ज़रूरत होती है, होस्ट की। और ह्यूमन सेल या एनिमल सेल जो भी होंगे उनके ज़रिए ये तेज़ी से क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। आगे चलते हैं, ये देखिए द हिंदू की प्रकाशित खबर है, मूविंग इनटू समर मंथ इंडिया कुड गेट हिट वेरी हार्ड। यहाँ फिर से जो वायरस और वैक्सीन के बारे में बात की गई है कि आने वाला टाइम इंडिया में, क्योंकि अभी मानसून आएगा, उसके बाद फिर हैवी रेनफॉल के दौरान बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने की जो चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ अभी कोई जल्दबाजी मत दिखाना, ज़्यादा हीरोइज्म अपने अंदर हीरोइज्म मत दिखाना। ठीक है, क्रांतिकारी बनने की कोशिश मत करना, बैठे रहो घर पे, पढ़ाई करते रहो, घर वालों को भी अवेयर करते रहो। ठीक है, अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहना है आपको। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की एक डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णयन संस्था है। दूसरा स्टेटमेंट, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य सभा के 73वें सत्र में नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव की जांच के प्रस्ताव को भारत द्वारा समर्थन दिया गया। अब आपको बताना है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D में से सही उत्तर क्या होगा। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट भी और सेकंड भी दोनों ही करेक्ट है। ये WHO की ये क्या है, जो एपेक्स डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है, और अभी इसके जो 73rd सेशन है उसमें नोवेल कोरोना वायरस के कैसे फैला इसकी जांच के लिए एक रेजोल्यूशन आया और इंडिया ने उसको समर्थन किया। अराउंड बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ ने भी उसको समर्थन दिया है, और आपको जान सकते हो कि इसका विरोध कौन करेगा, चाइना ने इसका विरोध किया है। ठीक है, ओके, तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई एक तरीके से। मुझे लगता है कि अगर इस तरह की जांच चल रही है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि इस तरह की जांच होनी चाहिए या नहीं। देखो इससे क्या होगा, R&D बढ़ेगा, इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगी, हमारी समझ बढ़ेगी। तो मुझे लगता है पूरी दुनिया को इसमें क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पेंडेमिक है, पूरी दुनिया पे आफत आई है, पूरी दुनिया को मिलके ही लड़ना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और बहुत सारे बच्चों ने, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी पे जो सवाल पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया, अच्छा लगा सुन के। उसका सही जवाब क्या होगा उसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि इतना आसान जवाब नहीं है। हमें देखना होगा कि फिस्कल पॉलिसी कैसे काम करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है, और कोविड-19 से निपटने के लिए सिचुएशंस कैसी है, तब हमें किस पॉलिसी की ओर शिफ्ट करना है। और ऑलरेडी पिछले 2-3 महीनों का अगर ट्रेंड देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या हुआ और फिस्कल पॉलिसी में क्या हुआ, और एट लास्ट ज़्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है। वो एक बड़े एनालिसिस 15-20 मिनट के टॉपिक एनालिसिस का मुद्दा है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आप सभी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बच्चों ने अच्छी लाइन लेंथ भी पकड़ी थी। आगे चलते हैं, ये देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वाला क्वेश्चन क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं, कॉल फॉर WHO प्रोब इनटू वायरस ओरिजिन, जान सकते हैं। यहाँ पे 73rd जो सेशन है, इंडिया बैक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन, द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रिसीव्ड ए बिग बूस्ट ऑन द डे व्हेन द अफ्रीकन ग्रुप ऑफ नेशन एक्सटेंडेड सपोर्ट। मतलब भारत के साथ साथ अफ्रीकन नेशंस के ग्रुप ने भी इसको सपोर्ट किया है कि इसकी जाँच की जाए, कैसे फैला, कहाँ से आया। ठीक है, प्रॉपर इस पर स्टडी करने के लिए। आगे चलते हैं, देखिए अगला प्रश्न क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। एक और आफत आ गई कोविड-19 के साथ साथ। अब ये देखिए प्रश्न क्या है,
भारतीय मौसम विभाग चक्रवातों को पवन गति के आधार पर वर्गीकृत करता है, मतलब विंड स्पीड के बेस पे क्लासिफाइड करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसको, साइक्लोन्स को। सेकंड, जो गंभीर चक्रवाती तूफान अर्थात सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म वह होता है जिसमें पवन की गति 220 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होती है। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा, बताइए ए, बी, सी या डी। अम्फान के बैकग्राउंड में बनाया गया है ये क्वेश्चन और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए का मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और सेकंड इज रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट करेक्ट हुआ, सेकंड रॉन्ग हुआ। ठीक, सेकंड रॉन्ग क्यों हुआ, क्योंकि जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म वह होता है जिसमें जो पवन गति कितनी होती है, 89 से 117 किलोमीटर पर आवर। ठीक, देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो विंड स्पीड के बेस पे ही जो चक्रवातों को क्या किया है, आईएमडी ने उसको क्लासीफाई किया है। ये देखिए, ओडिशा वेस्ट बंगाल ब्रेस फॉर एम्फान, आप यहाँ पे देख सकते हैं सुपर साइक्लोन, यहाँ शब्द यूज हुआ है, लाइकली टू मेक लैंडफॉल अलोंग दी बंगाल कोस्ट टुमारो। कल ये जो अम्फान आ सकता है और काफ़ी इससे चेतावनी, मतलब काफ़ी नुकसान होने वाला है। और बोला जा रहा है कि पिछले 3 डिकेड में 30 सालों में ऐसा इतना भयंकर और इतना जो प्रचंड तूफान नहीं आया है, चक्रवात नहीं आया है। तब हमें समझना ज़रूरी है कि सुपर साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन ये होता क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में वही समझाने की कोशिश करूँगा, चलते हैं। ये देखिए, अम्फान इंटेंसिफाइज इनटू सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म, मतलब यह है किसमें परिवर्तित हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म में। तो पहले तो देखते हैं स्केल ऑफ साइक्लोन नापते कैसे है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो भारतीय मौसम विभाग है वो साइक्लोन्स को क्लासीफाई करता है किसके आधार पे, विंड स्पीड, ये याद रखनी है हमें बात। फिर एक देखो बेसिकली होता क्या है, व्हेन ए विंड स्पीड इज़ अराउंड, जब किसी जो पवन की गति होती है 31 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तब उसको बोला जाता है डिप्रेशन अर्थात गर्त। सेकंड, जब उसकी जो स्पीड क्या होती है 51 से 62 किलोमीटर पर आवर हो जाती है तब उसको बोला जाता है डीप डिप्रेशन। ये याद रखेंगे, डिप्रेशन, फिर क्या आया, डीप डिप्रेशन। उसके बाद डिप्रेशन में तो स्पीड क्या थी 31 से 50, दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ये 51 से 62 किलोमीटर पर आवर होती है। और उसके बाद अगर इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है तब वो डिप्रेशन किस में कन्वर्ट होता है, स्टॉर्म। समझ गए ना, ये टर्म यूज़ होते हैं आपके किस में, न्यूज़पेपर में, ज्योग्राफी में, कि अभी वो वहाँ पे गर्त बन चुका है, डीप डिप्रेशन हो चुका है, वो स्टॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो बेसिकली किस आधार पे हो रहा है वो, ये आप इस स्पीड को याद रखना। अब ये देखो, विंड स्पीड ऑफ डिफरेंट स्टॉर्म अलग, अब ये जो स्टॉर्म है इनकी जो विंड स्पीड क्या है, अलग अलग स्पीड होगी, फिर उसी के आधार पे अलग अलग वो क्या होंगे, साइक्लोन। तो जो साइक्लोनिक चक्रवातीय तूफान होता है उसकी गति होती है 63 से 88 किलोमीटर पर आवर। फिर गंभीर जो साइक्लोनिक चक्रवात होता है उसका 89 से 117। उसके बाद अति गंभीर साइक्लोनिक जो तूफान है वो 118 से 165। और उसके बाद एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म क्या होगा, 166 से 220। अब देखो जो चेतावनी जारी की गई है वो सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म की जारी की गई है जिसकी स्पीड किससे ज़्यादा होगी, यानी कि अभी जो अम्फान आएगा उसकी स्पीड 220 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि कोस्टल एरिया पे कितनी ज़्यादा व्यापक इससे नुकसान हो सकता है। आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं आप स्टेज ऑफ वार्निंग सिस्टम, आप देख सकते हैं अभी 2 दिन पहले येलो जो क्या जारी किया था, कलर कोड जारी किया गया था, तो वो साइक्लोन अलर्ट के लिए होता है। फिर एक कलर होता है ऑरेंज, वो साइक्लोन की वार्निंग के लिए होता है, और एक कलर होता है रेड, ये पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक होता है। ये पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो आप देख सकते हैं अब बेसिकली 4 जो वार्निंग सिस्टम है, साइक्लोन वार्निंग सिस्टम के इंडिया में 4 स्टेज है। पहली प्री साइक्लोन वॉच, सेकंड साइक्लोन अलर्ट, थर्ड साइक्लोन वार्निंग एंड फोर्थ पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक। ठीक है, अब ये देखो क्या है, प्री साइक्लोन वॉच क्या होती है, ये कब जारी किया जाता है, ये स्टेज वार्निंग की, अंडर दिस स्टेज वार्निंग आर इश्यूज बिफोर 72 आवर्स, मतलब 72 घंटे से पहले अगर वार्निंग जारी की जाती है, प्री साइक्लोन वॉच है। साइक्लोन अलर्ट क्या होता है, 48 घंटे पहले। साइक्लोन वार्निंग एटलीस्ट 24 घंटे पहले, और पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक एटलीस्ट 12 आवर्स एडवांस में इसको जारी किया जाता है। आगे चलते हैं, अब ये देखिए,
हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे हैंको का संबंध निम्नलिखित किससे है? दक्षिण कोरिया, चीन, थाईलैंड और जापान। क्या होगा इसका सही उत्तर बताइए? और इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान। ये हैंको ट्रेडिशन है क्या, देखते हैं क्यों चर्चा में आया। ये देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, एक्सप्लेन हाउ ए ट्रेडिशनल प्रैक्टिस इज कमिंग इन द वे ऑफ जापान्स कोविड-19 रेस्पॉन्स। मतलब जापान के कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किस तरह से एक ट्रेडिशनल जो क्या है प्रैक्टिस है वो आड़े आ रही है, नुकसान दे रही है, और उसी प्रैक्टिस का नाम है हैंको। एज द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेज इन जापान राइजेज, ये देखिए राइज बढ़ रहे हैं। हैंको ट्रेडिशन इज कमिंग अंडर द फियर्स क्रिटिज्म, मतलब इस परंपरा का जो क्या किया जा रहा है, व्यापक रूप से आलोचना की जा रही है, और इंडस्ट्री के जो लीडर्स है वो डिमांड कर रहे हैं कि इस परंपरा को छोड़ा जाए। तो बेसिकली ये हैंको है क्या, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जानते हैं हैंको को। ये देखिए हैंको एक क्या है, पर्सनल स्टाम्प है। ये किसका? जापान का। स्टाम्प तो जानते हो ना, ठप्पा। इट इज़ इक्वलेंट टू ए सिग्नेचर इन अदर कंट्री, अन्य देशों में ये सिग्नेचर के समान है, मतलब अन्य देशों में सिग्नेचर यूज़ होते हैं, तो जापान में इस पर्सनल स्टाम्प का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये है क्या, जापान इज़ अडॉप्टिंग वर्क फ्रॉम होम कल्चर। देखो कोविड-19 के खिलाफ रिस्पॉन्स में दुनिया भर में क्या वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है। हाउ एवर द एज ओल्ड हैंको ट्रेडिशन ऑफ जापान, लेकिन वर्क फ्रॉम होम तो कह दिया, लेकिन जापान की एक हैंको ट्रेडिशन है जिसके चलते जो एम्प्लॉयज़ है, कामगार लोग हैं, उनको सिक्योरिटी रीजंस के चलते कहाँ जाना पड़ रहा है, ऑफिसेज के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिसके चलते पूरी जो जापान की सोसाइटी है और कंट्री उसके अंदर इस हैंको ट्रेडिशन का क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। तो हैंको स्टाम्प क्या है, एसेंशली फॉर सेवरल ट्रांजेक्शन के लिए, बहुत सारे लेन देन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सच एज सर्कुलर, और किस फॉर्म में होते हैं ये, या तो ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं या स्क्वायर फॉर्म में होता है, ये स्टाम्प होता है। और मैंडेटरी होता है किन चीज़ों के लिए, क्यों जाना पड़ रहा है, बैंक डॉक्यूमेंट के लिए ज़रूरी है, ये गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन के लिए ज़रूरी है, और बहुत सारी डे टू डे एक्टिविटी के लिए इस हैंको को अपनाया जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का मतलब ही क्या है, अगर आपके इस ट्रेडिशन के चलते बार बार ऑफिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं स्टाम्प को लगवाने के लिए। ठीक है, द स्टाम्प इज सेट वेट बाय, अब बोला गया है कि जिस इंक के जरिए इसको वेट रखा जाता है उसको क्या बोला जा रहा है, शुनिकू, और द मार्क दैट लीव्स ऑन द डॉक्यूमेंट, और जो डॉक्यूमेंट पे ये इंप्रेशन या जो ये मार्क छोड़ेगा उसको बोला जाएगा इनकेन। ठीक है, तो शुनुकू, इनकेन, हैंको क्या है, अगर आ जाए तो एग्ज़ाम में बिल्कुल टेंशन नहीं होगी हमें, ये क्वेश्चन हमारी जेब में रहेगा। आगे चलते हैं। ये देखो, हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका पहल को शुरू किया गया? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। देखते हैं क्यों बनाया गया इस प्रश्न को। ये देखिए, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज़ है, 18 मई की, मध्य प्रदेश लॉन्च चरण पादुका पहल को फॉर माइग्रेंट वर्कर। अब ये है क्या, अपने आप में अपने तरह की एक नई प्रकार की पहल है चरण पादुका। इसमें क्या करेंगे, हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर माइग्रेंट लेबर्स, उन जो प्रवासी मजदूरों के लिए शुरू की गई है जो कि इस राज्य से होकर जाएंगे। सपोज करो कोई आ रहा है महाराष्ट्र से और वो एमपी से होते हुए कहाँ पे जा रहा है, छत्तीसगढ़ जा रहा है, झारखंड जा रहा है, तब एमपी गवर्नमेंट बोल रही है कि जो भी जाएगा प्रवासी मजदूर उनको चरण पादुका पहल है, उसमें क्या करेंगे, जो भी अंडर दिस कैंपेन जो माइग्रेंट लेबर है जो नंगे पैर जा रहे हैं, देखो कितनी बड़ी त्रासदी है, जो वास्तव में माइग्रेंट लेबर की जो सिचुएशन है बहुत चिंतनीय है इंडिया में। ठीक है, भविष्य में काफ़ी कुछ सोचना होगा। ये इंडियन इकोनॉमी और सोशल सिक्योरिटी, सोशल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ और पॉलिटिकल जो विल है वो सारी नज़र आ रही है माइग्रेंट लेबर्स की कंडीशंस को देख के। चलो आगे चलते हैं इससे। इसमें उनको क्या दिया जाएगा, शूज़ दिए जाएंगे या स्लीपर्स दिए जाएंगे ताकि उनके पैरों का दर्द, उनकी जो तकलीफ़ है वो कम हो। तो एमपी गवर्नमेंट की बहुत अच्छी इनिशिएटिव है चरण पादुका। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए की गई घोषणाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, पीएमई विद्या छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक और भावात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए लॉन्च की गई। दूसरा, दीक्षा एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्कूली शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण जो ई कंटेंट, ई सामग्री को क्या करेगा, ये प्रदान करेगा।
तीसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रीय साक्षरता और न्यूमरेसी मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक बच्चे तक ग्रेड 3 में साक्षरता और न्यूमरेसी की पहुंच को सुनिश्चित करेगा। तब आपको बताना है कि अभी जो शिक्षा क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए जो हाल ही में घोषणाएं की गई है, उनके बारे में इन तीनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी में से सही उत्तर क्या होगा। उम्मीद करूंगा कि सब लोग सही जवाब देंगे। देखो इस बार ये दीक्षा इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑलरेडी दीक्षा क्या है मैं पुरानी एमसीक्यू की सीरीज में भी करा चुका हूं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब दूसरा कथन सही है और तीसरा कथन सही। तो तीसरे को देखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता और न्यूमरेसी मिशन लॉन्च किया गया है जो संपूर्ण भारत में, बेसिकली तो इसमें क्या लिखा है, मैंने तो आपको ट्रैप करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र लिखा है, लेकिन ये ऑल इंडिया, संपूर्ण भारत, ठीक है। तो संपूर्ण भारत में ग्रामीण क्षेत्र तो इंक्लूड है ही ना। अगर मैं यहाँ लिखता केवल ग्रामीण क्षेत्र तब ये गलत हो जाता। तो ग्रामीण क्षेत्रों में और इवन संपूर्ण भारत, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक बच्चे तक ग्रेड 3 में जो लिटरेसी और न्यूमरेसी की क्या करेगा, ये पहुंच सुनिश्चित करेगा। दीक्षा बिल्कुल सही है। ये वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में जितने भी स्टेट्स है और यूटीज़ है उनके लिए जो स्कूल एजुकेशन के लिए क्वालिटी कंटेंट का प्रावधान करेगा। लेकिन जो PME विद्या है, जो स्टेटमेंट है, ये छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनोवैज्ञानिक और भावात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए जो लॉन्च की गई है इनिशिएटिव, उसका नाम PM विद्या नहीं है, उसका नाम है मनोदर्पण, ठीक है। तब ये PME विद्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये PME विद्या क्या है। PME विद्या बेसिकली इसमें डिजिटल, ऑनलाइन या ऑन एयर, याद रखना, डिजिटल, ऑनलाइन या ऑन एयर शिक्षा से संबंधित जितने भी हम इनिशिएटिव है हमारे, जो एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी इनिशिएटिव्स है, उनको क्या करेगा, ये एक साथ इंटीग्रेट करेगा या कोऑर्डिनेट करेगा। इंटीग्रेशन के लिए या उनके कोऑर्डिनेशन के लिए ये पहल है हमारी। तो याद रखेंगे PME विद्या क्या थी, डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर जितनी भी एजुकेशन इनिशिएटिव्स है उनको कोऑर्डिनेट करने का काम है PME विद्या। और जो मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सहयोग के लिए जो लॉन्च किया है हमने, उसको बोला है मनोदर्पण। ये सारी घोषणाएं अभी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो लगातार ट्रांचेज आए आत्मनिर्भर भारत के बारे में, वहीं से इसको बनाया गया। देखते हैं क्या था इस प्रश्न का आधार। ये देख सकते हैं HRD मिनिस्ट्री, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की घोषणा की और मानव पूंजी में निवेश को राष्ट्र की उत्पादकता और समृद्धि में उन्होंने निवेश बताया। तभी यहाँ एक कक्षा, एक चैनल, एक राष्ट्र, एक डिजिटल मंच और PME विद्या, इस आप पूरे न्यूज़ को पढ़ लेना। लेकिन इसका बेसिकली जो था मैंने आपको तीनों स्टेटमेंट में बता दिया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही ट्रोग्लोमाइस ट्विटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों का संबंध निम्नलिखित किससे है। दक्षिणी अंडमान में खोजी गई पक्षी की एक विशेष प्रजाति, दूसरा दक्षिण भारत में खोजी गई नारियल की एक नवीन प्रजाति, तीसरा परजीवी कवक का एक टाइप है और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताओ ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी के बारे में A, B, C या D में से सही उत्तर क्या है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बिल्कुल सही ऑप्शन C, ठीक है। तो ये परजीवी कवक का एक प्रकार है जिसकी हाल ही में खोज किसने की गई, डेनमार्क के एक बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने इसकी खोज की है। और इसका नाम ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटरी लिखा है ना इसके पीछे, क्यों पड़ा गया, ट्विटर पे इसकी खोज की गई, ट्विटर पे खोज की गई, जिसके चलते इसका नाम लिखा गया ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी। अब देखते हैं इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। ये देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, ए न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड ऑन ट्विटर नेम्ड आफ्टर, ट्विटर के नाम पे इसका नाम क्या रखा, ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी। एक फंगस है ये, स्पॉटेड ऑन ए ट्विटर इमेज बाय डेनमार्क के बायोलॉजिस्ट द्वारा इसकी खोज की गई है। व्हाट इज दिस स्पीसीज एंड व्हाट इज इट्स रिलेशनशिप विद मिलीपेड्स। ये हमारे लिए इतना चर्चा का या ध्यान देने वाली बात नहीं है, वैसे तो हमें बस सिर्फ इतना याद रखना है ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटरी क्या है, एक परजीवी कवक का एक प्रकार है। चले आगे। अब ये देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित राजधानी शहरों, अभ्यास प्रश्न है ये, जो कैपिटल सिटीज़ है इंडिया की, उनको मानचित्र पे अगर पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करें। बेसिकली ये क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं आपके सामने मैप ड्रॉ करके
बता देता हूँ ताकि कुछ कुछ बच्चों को तो समझ ही नहीं आता कि मैं पूछता क्या हूँ कई बार। ठीक है, ये कुछ इस तरह से, बहुत अच्छा तो नहीं बनाया लेकिन इंडिया का मैप है। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर हम कहाँ जा रहे हैं, पश्चिम से पूर्व, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर हम मूव कर रहे हैं, तब इन जो हमारे राजधानी शहर है पणजी, मुंबई, गांधीनगर और बेंगलुरु, इनका वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर क्या होगा, यानी कि सबसे पश्चिम में कौन, फिर उसके पूर्व में, उसके पूर्व में और उसके पूर्व में। आपको बताना है कि ए, बी, सी या डी में से इसका सही उत्तर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। अब आगे चलते हैं। ये देखिए, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बंगाल की खाड़ी का समुद्री तापमान अरब सागर के समुद्री तापमान से अधिक होना, बिल्कुल सही। और भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट की उपस्थिति, ये दो कारण थे किसके लिए, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में अधिक चक्रवात बनते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ये दोनों ही कारण माने जाते हैं किसके लिए, कि बंगाली खाड़ी में क्यों ज़्यादा चक्रवात बनते हैं, किसकी तुलना में, जो अरब सागर की तुलना में। और उनका जो प्रभाव भी देखो, वेस्टर्न घाट किसके लिए, एक बैरियर का काम करता है जिससे वो चक्रवात किधर नहीं, वेस्टर्न कोस्ट से अंदर की ओर नहीं आ पाते। ठीक है, और जैसे चक्रवात के बनने की दशाओं पे ऑलरेडी मैं आपसे प्रश्न पूछ चुका हूँ, क्या कंडीशंस होती है ये तैयार रखना। यूपीएससी प्रीलिम्स में इस बार बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, बेसिक्स आपका बहुत क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, एक एक शब्द जो यूज़ हो रहा है ना, उसको पता होना चाहिए वो किस रेफरेंस में यूज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है। ओके, निर्माण है इसकी डेली करंट अफेयर बेस्ड एमसीक्यू की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।